अस्सलाम ट्रेडर्स। ट्रेडिंग ड्रीम की तरफ से फंडामेंटल कोर्स का आज से हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस कोर्स में हम देखेंगे कि कोई भी जो करेंसी पेयर है वो किस तरह से ऑपरेट होता है, उसको ऑपरेट करता कौन है और किस तरह से उसमें ट्रेंड की कंटिन्यूशन होगी और रिवर्सल कैसे होगी। कि अगर हम टेक्निकली फंडामेंटल के साथ अलाइन करके किसी भी ट्रेंड में अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं तो हमें ये इस बात का आइडिया एडवांस में हो जाएगा कि हमने मार्केट में से निकलना कब है, मार्केट ने रिट्रेस कब होना है और अगली कंटिन्यूशन कब देनी है। क्योंकि मार्केट को चलाते फंडामेंटल्स हैं, लेकिन मार्केट एक्ट चार्ट के ऊपर करती है टेक्निकली उन फंडामेंटल्स के डाटा को प्रोसेस करते हुए। अब हम इस सेशन के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से फंडामेंटल्स जो हैं वो लंबे लंबे ट्रेंड्स, बड़े बड़े ट्रेंड्स मार्केट में इम्पोज करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी करेंसी पेयर को, तो किसी भी कंट्री का कोई भी पेयर, करेंसी पेयर जो होता है उसको चलाता है उसका सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरह से ये डिसाइड करता है कि अब हमने मार्केट में जो उस कंट्री की करेंसी है उसको किस ट्रेंड में लेके जाना है, वो किन फैक्टर्स की बेस पे, क्या उनके पीछे बैकग्राउंड होता है, हम उस बैकग्राउंड को इस सेशन में पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम चार्ट के ऊपर जो न्यूज़ेस आती हैं फंडामेंटली, जो इतना बड़ा बखेड़ा डाला हुआ है फॉरेक्स फैक्ट्री का, एक पूरा मेथड वर्क करता है, उसके ऊपर न्यूज़ेस आती हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। उन न्यूज़ेस को हम किस तरह से ट्रेड करें। जब भी न्यूज़ आती है तो लोगों के अकाउंट वॉश हो रहे होते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये मार्केट में हो क्या रहा है। अक्सर किसी भी न्यूज़ का जो डाटा है वो पॉजिटिव भी आता है, लेकिन मार्केट एक्ट जो करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर जाती है। होता क्या है, असल में लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होता उस न्यूज़ का कि वो न्यूज़ है किस चीज़ की और उसका इफेक्ट मार्केट में आएगा किस तरह से। क्या वो किसी ट्रेंड की कंटिन्यूशन में न्यूज़ आई है, उसको मज़ीद कंटिन्यू करवाने के लिए फंडामेंटल्स वो ब्रेक किए गए हैं मार्केट में, या अब जो बैंक है सेंट्रल बैंक वो रिवर्सल की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी सेंट्रल बैंक, उसका मेजर फोकस कह लें या उनका मोटो कह लें, वो क्या होता है। किसी भी सेंट्रल बैंक का मेन फोकस होता है कि उस मुल्क की करेंसी को स्टेबलाइज रखना। ना तो वो करेंसी को बहुत ज़्यादा अप जाने देंगे कि वो करेंसी इतनी ज़्यादा उसकी प्राइस हाई हो जाए कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो उसके साथ ट्रेड ही ना कर सकें, और ना ही वो इसको इतना लो जाने देंगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो सेंट्रल बैंक इसमें मेन किरदार अदा करता है किसी भी कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ये कौन से इंडिकेटर हैं जिनसे एक बैंक को पता चलता है कि कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू किस तरफ जा रही है, वो अप अपराइजिंग हो रही है या वो डाउन में जा रही है, प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे बैंक को आइडिया होता है। हम उन फैक्टर्स की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स नज़र आ रहे होंगे। ये वो इशारे हैं, ये वो इंडिकेटर्स कह लें, वो पैरामीटर्स कह लें, जिनकी बेस के ऊपर सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि करेंसी जो है वो किस तरफ को जा रही है। और आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जो न्यूज़ेस नज़र आती हैं वो भी इन्हीं से मुतल्का होती हैं। असल में बैकग्राउंड पे चीज़ें ये चल रही होती हैं। ये कंप्लीट एनालिसिस होता है किसी भी कंट्री की करेंसी को ट्रेड करने के लिए, जब आपने लंबे ट्रेंड्स पकड़ने होते हैं। तो इन इंडिकेटर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर इंट्रो जो है, सबसे पहला इंडिकेटर वो है प्रोडक्शन का, कि एक मुल्क बना क्या रहा है, एक मुल्क की मेजर इकोनॉमी जो है वो चल किस बेस के ऊपर रही है।
वो कोई स्पोर्ट्स की आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, या वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, या वो ट्रेड के ऊपर बेस करता है कंट्री। ये सारी की सारी चीज़ें एक मेजर फैक्टर होती हैं जो कि सेंट्रल बैंक के पास डाटा जाता है, और वो डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाना है उस करेंसी के ऊपर। अब हम अगर जापान की बात करें, तो जापान की जो इकोनॉमी है वो टोटली बेस करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। तो उनका एक बहुत ही ज़्यादा, जो कह लें 70% उनके सेंट्रल बैंक ऑफ जापान का जो मेजर फोकस है वो होता है प्रोडक्शन के ऊपर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ज़्यादा क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। 60% पाकिस्तान की इकोनॉमी इसके एग्रीकल्चर से चलती है। तो इसमें मेजर जो हमारी फसलें आती हैं वो है गंदम, वीट, या फिर राइस, चावल। तो सेंट्रल बैंक ये देखेगा कि इस साल हमारी गंदम की फसल कैसी हुई है और कितनी हुई है। अगर तो गंदम की फसल अच्छी हुई है तो ये लीड करेगा कैश फ्लो को कंट्री के अंदर। किसान जो है वो खेती बाड़ी करने के लिए टूल्स नए परचेज करेगा, वो मार्केट में जाके स्पेंडिंग करेगा, कैश का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी राइज होनी शुरू हो जाएगी स्लो स्लो, अगर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग में जा रही है वीट की या राइस की। ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर इंडिकेटर है जो कि सेंट्रल बैंक यूज करता है एनालाइज करने के लिए। आपको एक न्यूज़ देखने को मिलती है जिसके ऊपर आप फोकस नहीं करते क्योंकि वो येलो में होती है, जो होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की, सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम से। तो वो असल में अब हमने उन न्यूज़ को भी फोकस किया करना है ताकि हम एक ओवरऑल आउटलुक ले सकें किसी भी करेंसी की, कि उसका चार्ट आने वाले साल के अंदर या आने वाले क्वार्टर के अंदर या आने वाले मंथ के अंदर किस तरह से बिहेव करने वाला है। इससे आगे चलें तो जो दूसरा फैक्टर है या इंडिकेटर है जिससे सेंट्रल बैंक एनालाइज करेगा वो होता है जियोपॉलिटिक्स। ये इंडिकेटर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता मार्केट को, लेकिन इनडायरेक्ट करता है। किस तरह से? जैसे कि अभी पिछले दिनों रशिया यूक्रेन की वार रही, तो सप्लाई ऑफ गुड्स जो थी, जो सप्लाई थी कई चीज़ों की जिनमें ऑयल भी आ जाता है, उनकी सप्लाई कई कंट्रीज तक कम हो रही थी, क्योंकि रशिया जितना भी अपना तेल वो बेचता था वो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज को जाता है। तो यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिसरप्ट हुई थी इस फैक्टर की वजह से। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, किसी कंट्री की वो स्टेबल नहीं है, तो कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर राजी नहीं होगा कि वो उस कंट्री में जाके बिजनेस करे, क्योंकि पॉलिसीज जो हैं वो डिसरप्ट कर रही होंगी उस कंट्री की इकोनॉमी को, उस कंट्री की करेंसी स्टेबल नहीं रहेगी। इसीलिए जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी होती है, ये जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, ये एक मेजर इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी को जांचने का कि वो किस तरफ जा रही है या करेंसी की वैल्यू क्या चल रही है। अगर अब हम अगले एम्प्लॉयमेंट अगले इंडिकेटर की बात करें तो वो है एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, कि किसी भी कंट्री के अंदर कितने लोग बेरोज़गार हैं या कितने लोगों के पास अपना काम है, कितने लोग खुशहाल हैं। अगर लोग ज़्यादा बेरोज़गार होंगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? वो लोग सारे के सारे बर्डन होंगे उस कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट को खुद से वेजेस देने पड़ेंगे उन अनएम्प्लॉयड लोगों को, और करेंसी डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट का जो इंडिकेटर है ये यूज़ किया जाता है यूएस मार्केट की तरफ से, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस से जो है वो इसको यूज़ करते हैं। और इसके हवाले से जो मेजर बड़ी न्यूज़ हैं जो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अक्सर देखने को मिलती हैं,
जिनके ऊपर लोगों के मोस्टली अकाउंट वाश होते हुए देखे हैं, वो है नॉन फॉर्म पेरोल NFP। ये मंथली डाटा है जो कि हर मंथ के पहले फ्राइडे को रिलीज किया जाता है। इसके ऊपर एक मार्केट में अच्छी खासी हलचल देखने को मिलती है। 100 से 150 पिप तक का इसमें प्राइस मूव देखने को मिलता है NFP में। अब बात यही है कि लोग अक्सर बैठे होते हैं कि जी डाटा पॉजिटिव आया है, मार्केट को तो बाय जाना चाहिए, लेकिन मार्केट सेल क्यों आ रही है। बात वही आ गई कि उनको बैकग्राउंड नहीं पता। बैकग्राउंड पता होता तो उनको पता होता कि इस न्यूज़ का इफेक्ट जो है वो मार्केट किस तरह से लेगी और मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। इसी के साथ एक और न्यूज़ ब्रेक होती है जॉबलेस क्लेम्स की, कि कितने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है कि उनके पास जॉब नहीं है और उनको गवर्नमेंट वेजेस दे। तो यूएस जो मार्केट है वो इसके ऊपर बड़ा ध्यान देती है और इस फैक्टर को बड़ा सीरियसली डील करती है। अगला जो सबसे मेजर इंडिकेटर है वो है ग्रोथ का, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। असल में ये ओवरऑल आउटलुक होती है डिफरेंट फैक्टर्स का कि मार्केट उस करेंसी की, उस कंट्री की किस तरफ को जा रही है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सेंट्रल बैंक इस इंडिकेटर को देखते हुए ये फैसला करता है कि क्या हमने अब कोई कदम उठाना है इकोनॉमी को की ग्रोथ को रोकने के लिए, या कोई ऐसा फैक्टर लेके आना है कि और ज़्यादा ग्रोथ हो इकोनॉमी में, कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मार्केट यूज़ करेंगे सेंट्रल बैंक के लोग। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो है इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन होती क्या है? महंगाई। कि महंगाई जो प्राइस ऑफ गुड्स है उस कंट्री के अंदर वो ज़्यादा है या कम है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो किस तरह से चल रही हैं। इन्फ्लेशन का डाटा जो है इसकी एक मेजर न्यूज़ जो आपको देखने को मिलती है वो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये वो न्यूज़ है जो कि आपको मार्केट में बड़ा इफेक्ट दे सकती है और इसका इमीडिएट इफेक्ट आता है। CPI के साथ एक और न्यूज़ जो सडन आती है उससे कुछ अरसे के बाद, वो होती है PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, के जो मार्केट में चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो कितनी प्रोडक्शन उनकी आ रही है। अब ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करता है कि हमने इकोनॉमी को लेके किस तरफ जाना है। और सेंट्रल बैंक फिर कुछ किस्म के टूल्स यूज करेगा। अगर इन फैक्टर्स या इंडिकेटर्स में कोई भी डिसरप्शन नजर आती है, कोई भी ऐसी चीज नजर आती है जो कि उस करेंसी के लिए अच्छी नहीं है, तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको अप्लाई करेगा सेंट्रल बैंक उन टूल्स को कंट्रोल करने के लिए और प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। हमें सबसे पहले इसमें देखना ये होता है कि जो भी हमारा सेंट्रल बैंक है उस कंट्री का, उसका मेन फोकस क्या है। फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा इन तमाम इंडिकेटर्स के ऊपर और इनके रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है प्रोडक्शन की। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया JPY को, प्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो हमने एग्जांपल ली JPY की। अब जापान वो कंट्री है वो ज़्यादा अपना इन्हिसार इकोनॉमी का करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। अब जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया या गाड़ियों, जो गाड़ियाँ वो ज़्यादा बनाते हैं जो मशहूर है उनकी, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मुल्क में कैश का फ्लो ज़्यादा होगा। किस तरह से? कि गाड़ियाँ बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा मज़दूर चाहिए होंगे, तो आम आवाम जो लोकल पर्सन है उसकी जेब में पैसा आएगा, वो पैसा मार्केट में फ़्लो करेगा। उसके अलावा वो अपना रॉ मटेरियल मंगवाएंगे बाहर के कंट्री से, तो ट्रेड साथ होगी, उधर भी कैश का फ्लो होगा। उसके साथ साथ जो मशीनरी जिसके ऊपर वो काम करेंगे
वो भी तो कहीं से मंगवानी पड़ेगी, तो उसके ऊपर भी पैसा खर्च होगा। इस तरह से जो इकोनॉमी का एक सर्कल होता है वो रनिंग में रहता है इन चीज़ों के ऊपर जाने से। अगर किसी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है तो वहां पे किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो वार किसी, अगर किसी कंट्री ने किसी के साथ वार छिड़ी हुई है तो वहां पे भी सेम सिनेरियो होगा। अब आप एक यहाँ पे एग्जांपल कोट करें जियोपॉलिटिक्स की, तो कोविड में क्या हुआ था? कोविड में मोस्टली प्रोडक्शन जो थी चीज़ों की वो रुक गई थी। लोग, नई चीज़ें, कारखाने, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। आपने देखा होगा कि उस टाइम पे ज़्यादातर चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गई थी, यानी कि इन्फ्लेशन जो था वो बढ़ गया था। और क्या हुआ था, उसके साथ साथ लोगों के रोज़गार बंद हो गए थे, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो हो गई थी। और ऑयल की प्राइसेस का तो आपको पता है कि वो किस हद तक डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि इंडस्ट्री चल नहीं रही थी, मोटर व्हीकल सारे बंद थे, जिंदगी पूरी की पूरी मफलूज हो चुकी थी। तो ये वो फैक्टर्स हैं 4 से 5, जियोपॉलिटिक्स, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और इन्फ्लेशन, जिनको देखते हुए सेंट्रल बैंक ये फैसला करता है कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी या उस करेंसी की वैल्यू जा किस तरफ रही है। फिर वो उस हिसाब से कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं। वो टूल्स कौन कौन से होंगे जिनकी आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी? उनमें आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, प्राइस लिमिट, लैंग्वेज यानी कि स्पीचेस, और क्वांटिटेटिव ईजिंग। इन टूल्स को इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेंगे और न्यूज़ को जाके फॉरेक्स फैक्ट्री के पे पढ़ेंगे। और इन टूल्स को यूज़ करते हुए हमें पता चलेगा कि मार्केट ने ट्रेंड जो है, अगर कोई ट्रेंड कंटिन्यू किया है किसी एक न्यूज़ के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, वो कहाँ तक कंटिन्यू रह सकता है, उसमें रिट्रेसमेंट कब आएगी और कहाँ तक चलेगी। ये इस बात का डिसीजन होगा फंडामेंटली। टेक्निकली मार्केट उसी डाटा को लेके चलेगी एल्गोरिदमिकली, जो हमने एल्गोरिदम्स की बात की थी अपनी आईसीटी वाले सेशन के अंदर। एल्गोरिदम उसी फंडामेंटल के डाटा को प्रोसेस करते हुए मार्केट को चलाएगा किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। लेकिन वो बेसिकली डाटा आएगा कहाँ से? वो आएगा फंडामेंटल से। अब इस सीरीज के नॉलेज के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करना है या उसमें रिट्रेसमेंट आने वाली है, या जो सेंट्रल बैंक है वो अब रिवर्सल की सोच रहा है। इन टूल्स को अप्लाई करके हमें इन चीज़ों का आइडिया बड़े अच्छे से पहले से हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इन टूल्स को हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे और चार्ट के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को दिखाएंगे।